सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। जैसा लगातार आप लोग कमेंट कर रहे थे कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की है जो 2023 की नई राजन सीरीज है, जिसको मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैंने आपके बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरीय प्रश्न पूरे कंप्लीट करा दिए हैं 3-3 वीडियो में, यानी कि 6 क्लास में आपके बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरीय प्रश्न समाप्त हो गए थे। इसके बाद आप लोग लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि लघुत्तरीय प्रश्नों को भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो लघुत्तरीय प्रश्नों को भी आप पढ़ाने को कह रहे थे मुझसे, तो अब हम लोग लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। एक एक प्रश्नों को यहाँ पर भी देखेंगे किस तरीके से लघुत्तरीय प्रश्नों को आपको उत्तर देना रहता है। आपको पता है कि 7 प्रश्न आपके आते हैं लघुत्तरीय, 2-2 नंबर के, टोटल 14 नंबर का आपका यह लघुत्तरीय आता है 25 नंबर में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, बहुत ही, अब देखिए 50% से भी ज्यादा वेटेज है आपका इसका। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है लघुत्तरीय प्रश्न अच्छे ढंग से अटेम्प्ट करना और इसमें अच्छे अंक लेकर के आना, जिससे आपके अंक अच्छे हो सकें। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक प्रश्नों को, यहाँ पे सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे सीरीज में दिए गए हैं, जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं वो भी प्रश्न दिए गए हैं, साथ ही जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वह प्रश्न दिए गए हैं। तो बहुत ही ध्यान से आप भाषा को समझिएगा, किस तरीके से क्या प्रश्न आपसे पूछ रहा है और किस तरीके से आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो ये 2 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले प्रश्न को समझना, प्रश्न आपसे पूछ क्या रहा है, और उसके बाद उत्तर को अटेम्प्ट करना। पॉइंट्स में आप लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा अच्छे अंक आपको मिलेंगे। हेडिंग डाल के और पॉइंट्स में इस तरीके से आपको लिखना रहेगा। जैसे देखिए, प्रश्न आपसे पूछा कि दूरस्थ शिक्षा को समझाइए। दूरस्थ शिक्षा क्या है? दूरस्थ शिक्षा के कार्य को समझाइए। तो दूरस्थ शिक्षा का क्या कार्य है यह आपको बताना है। प्रश्न क्या 1, तो दूरस्थ शिक्षा के लाभ या दूरस्थ शिक्षा के क्या कार्य होते हैं, ये आप समझ जाओगे। यहाँ से मिला जुला करके आप लिख लोगे दूरस्थ शिक्षा के कार्य और दूरस्थ शिक्षा के लाभ। जब आप कार्य जान पाओगे तो क्या कार्य करता है, उसके साथ साथ आप लाभ को भी लिख पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो प्रश्न में पूछा है दूरस्थ शिक्षा के कार्य, हेडिंग वही डालना है। यहाँ पे देखिए लाभ कर दिया है, तो यहाँ पे आप कर लीजिएगा कार्य, दूरस्थ शिक्षा के कार्य। अब इसके बाद देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है, दूरस्थ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा के लाभ से वंचित लोगों को लाभ प्रदान करने का कार्य करती है। अब दूरस्थ शिक्षा जो है वह शिक्षा के लाभ से वंचित लोगों को लाभ प्रदान करने का कार्य करती है। दूरस्थ शिक्षा का क्या कार्य हो गया? जो लोग शिक्षा से अछूते रह गए हैं, जो औपचारिक शिक्षा होती है, जो स्कूलों में दी जाती है, कॉलेजेस में दी जाती है, उससे जो लोग वंचित रह गए हैं, जो लोग छूट गए हैं, जो लोग स्कूल कॉलेज नहीं जा पाए हैं, जिनकी शिक्षा छूट गई है, उन लोगों को दूरस्थ शिक्षा लाभ प्रदान करने का कार्य करती है। दूसरा देखिए, यह ऐसे छात्रों को शिक्षित करती है जो अपने परिस्थितियों की वजह से पढ़ाई करने में असक्षम रहे हों। तो चाहे वह परिस्थितियां हो या कुछ भी रहा हो, किसी भी कारण से, जैसे यहाँ पे अब दूसरा पॉइंट बना दिया गया कि ऐसे छात्रों को जो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाए हैं अपनी परिस्थितियों के चलते, किसी का फैमिली कंडीशन ऐसा हो जाता है या कई सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं जिसमें बच्चा जो है वह पढ़ाई नहीं कर पाता है, तो ऐसे बच्चे के लिए दूरस्थ शिक्षा कार्य करती है। अब तीसरा पॉइंट देखिए, दूरस्थ शिक्षा द्वारा दूर से ही छात्रों को शिक्षा दी जाती है, जिससे उन्हें आने जाने में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। अब देखिए, आपको पता है कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिक्षण संस्थान तक जाना आना पड़ता है और समय के हिसाब से आना जाना पड़ता है, लेकिन दूरस्थ शिक्षा में क्या होता है, कहीं पे भी आना जाना नहीं पड़ता है। अब इसके बाद देखिए चौथा पॉइंट, दूरस्थ शिक्षा दूर शिक्षा द्वारा छात्रों के तकनीकी स्तर का विकास होता है, क्योंकि इसमें रेडियो, टेलीविजन आदि के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ पे आप रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट भी जोड़ लीजिएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है, यह सभी छात्रों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करवाती है। वर्तमान में 5 मिलियन से अधिक लोग इसके द्वारा
शिक्षित हो रहे हैं। तो दूरस्थ शिक्षा में क्या होता है, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, इन्हीं सभी माध्यमों से जो शिक्षण का कार्य है वह किया जाता है। ठीक है, तो इसके माध्यम से दूर बैठे विद्यार्थी भी शिक्षा का लाभ उठा पाते हैं। तो दूरस्थ शिक्षा के कार्य यही हो गए, दूर स्थित विद्यार्थी जो औपचारिक शिक्षा से वंचित हैं, किसी कारणों से, किसी परिस्थिति से वह शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाए हैं, तो उन सभी को शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो यही सारी चीजें आपको पॉइंट्स में यहाँ लिख देनी है और 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। 4 पॉइंट आप लिख देंगे तो भी 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, freshersworld.com की भूमिका है। तो freshersworld.com, तो सबसे पहले आप लिखेंगे यह एक वेबसाइट है जहां पर हर तरह की नौकरियां मिलती हैं। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यह वेबसाइट नौकरी तलाश करने में आपको बहुत मदद करेगी। लेकिन इस वेबसाइट की जो खास बात है कि अगर आपको यह नौकरी प्रोवाइड करती है तो आपसे कुछ पैसे चार्ज करती है। तो अगर आप जॉब तलाश कर रहे हैं तो आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और अपनी अर्हता और योग्यता के अनुसार नौकरी देख सकते हैं। अब fresherworld.com की क्या भूमिका है, क्या रोल है, यह बताना है। तो इस तरीके से सबसे पहले आप लिखेंगे कि fresherworld.com नौकरी पाने के लिए एक वेबसाइट है। यहाँ पर आप अपने योग्यता के अनुसार नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और जल्द कम समय में यहाँ पे नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे विभिन्न कंपनियां होती हैं, उपस्थित होती हैं, जिससे रोजगार के जो अवसर होते हैं वह बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं freshersworld.com की भूमिका के बाद। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 है, पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण हेतु श्रव्य दृश्य सामग्री का वर्गीकरण कीजिए। पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण हेतु श्रव्य दृश्य सामग्री का वर्गीकरण कीजिए। तो पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण हेतु किस तरीके से श्रव्य दृश्य सामग्री तैयार कौन कौन सी होती है और ये आप समझिए। तो देखिए पाठ्य वस्तु का मतलब है सिलेबस, एक तरीके से आप समझिए कि सिलेबस का प्रस्तुतिकरण, मतलब सिलेबस और इससे जुड़ी जो चीजें हैं जो आपको विद्यार्थी को क्लास में बताना है, उसके लिए श्रव्य दृश्य सामग्री का वर्गीकरण कीजिए। मतलब कि ऐसी सामग्रियां, आपको पता है कि टीचर पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, वह चार्ट के माध्यम से या कोई रेडियो का कार्यक्रम है, कोई टीवी का कार्यक्रम है, कोई ऑडियो वीडियो है, इसके माध्यम से वह बच्चों को पढ़ाते हैं, पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई चीजें बताते हैं। तो उसी का वर्गीकरण यहाँ पे करना है। तो देखिए इंद्रिय के आधार पर श्रव्य दृश्य सामग्री को 3 समूहों में बांटा जा सकता है, श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री। अब देखिए श्रव्य दृश्य सामग्री का वर्गीकरण करना है तो 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला हो गया श्रव्य सामग्री, दूसरा हो गया दृश्य सामग्री और तीसरा दोनों का मिला जुला रूप श्रव्य दृश्य सामग्री। अब देखिए श्रव्य सामग्री में क्या आएगा, इस प्रकार की सामग्री के माध्यम से छात्र कान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है, या आप लिख सकते हैं छात्र सुन करके ज्ञान प्राप्त करता है। इसके प्रमुख उदाहरण रेडियो और टेप रिकॉर्डर है। अब दूसरा आ गया दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री के प्रयोग से व्यक्ति आंखों से देख करके ज्ञान प्राप्त करता है। इसके प्रमुख उदाहरण पोस्टर, मॉडल, चार्ट, ग्राफ, स्लाइड, खिलौना आदि हैं। अब इसके बाद देखिए तीसरा जो सामग्री है वह है श्रव्य दृश्य सामग्री। तो श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग से आंखों और कान दोनों को एक साथ कार्य करना पड़ता है। व्यक्ति आंख से देखकर और कान से सुनकर विषय वस्तु के प्रति अपनी समझ बनाता है। इस प्रकार प्राप्त ज्ञान में शुद्धता, व्यवहारिकता और ग्रहणता का गुण होता है। इस प्रकार की सामग्री में टेलीविजन, ड्रामा, चलचित्र, कंप्यूटर, फिल्म आदि प्रमुख हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री श्रव्य व दृश्य से अधिक प्रभावी है। तो यहाँ पे समझ पा रहे होंगे आप, श्रव्य और दृश्य में क्या होता है, दोनों चीजें जुड़ जाती हैं। जैसे कोई वीडियो हो गया, टेलीविजन का कार्यक्रम हो गया, चलचित्र हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब क्या हो गया, श्रव्य दृश्य सामग्री हो गए। और यह दोनों से
केवल श्रव्य जहां पर है या केवल जहां पे सुनाई दे रहा है जैसे रेडियो के कार्यक्रम, या फिर केवल जहां पे दिखाई दे रहा है जैसे पोस्टर, मॉडल, चार्ट, उस दोनों से प्रभावी होता है श्रव्य दृश्य। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण हेतु श्रव्य दृश्य सामग्री का वर्गीकरण इस प्रकार से कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 4, पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण हेतु किन किन श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग होता है, किन्हीं 4 का वर्णन कीजिए। अब अभी पिछले आपने देखा पिछले प्रश्न में कि पाठ्य वस्तु के लिए श्रव्य दृश्य सामग्रियों का वर्गीकरण आपने देखा। अब यहाँ पे श्रव्य दृश्य सामग्रियों का किन सामग्रियों का प्रयोग होता है, उनमें से किन्हीं 4 का वर्णन करना है। तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के दृष्टि से श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे चार्ट का, पोस्टर का, खिलौना का, खेल का, रेडियो का, दूरदर्शन का, कंप्यूटर का। तो पहला देखिए चार्ट, बच्चों को सिखाने की प्रक्रिया को अस्थायी व व्यापक बनाने में चार्ट सस्ता एवं सर्वसुलभ साधन है। इसके माध्यम से संख्यात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रकार की सूचनाओं, तथ्यों और आंकड़ों की अच्छी तरीके से चित्रात्मक या ग्राफिक दृश्य सामग्री के रूप में बच्चों के सामने रखा जा सकता है। कक्षा शिक्षण के प्रत्येक स्तर पर, चाहे वह पूर्ण ज्ञान हो या प्रस्तावना से संबंधित हो या विषय वस्तु की क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण से पुनरावृत्ति, अभ्यास अथवा गृह कार्य प्रदान करने से हो, सभी में चार्ट शिक्षक की भरपूर सहायता करता है। अब देखिए एक चार्ट पे क्या होता है, अच्छे ढंग से चित्र बने होते हैं, क्रम में चीजें लगी होती हैं और बच्चे को इससे समझने में, जितना भी चीजें पढ़ाई गई हैं उसको आपस में कनेक्ट करने में, समझने में और शिक्षक को पढ़ाने में, बच्चों को गृह कार्य देने में, होमवर्क देने में, सारी चीजों में सुविधा होती है। तो इस तरीके से चार्ट जो हो गया वह बहुत ही सस्ते में बहुत ही अच्छा काम करता है। आपको पता है कि चार्ट जो है वह बहुत महंगे तो आते नहीं है, तो इस तरीके से बहुत ज्यादा ना किसी मशीनरी का यूज हो रहा है ना कुछ, बस एक सिंपल चार्ट के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। इसके बाद देखिए दूसरा जो दृश्य सामग्री हो जाएगा वह हो जाएगा पोस्टर। ठीक है, पोस्टर क्या हो जाएगा, देखिए सीखने की प्रक्रिया में पोस्टर दृश्य साधनों के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पोस्टर में व्यक्तियों, स्थानों, घटनाओं के चित्र भी होते हैं, परंतु उसमें चित्रात्मक अभिव्यक्ति चित्रों की तरह बिल्कुल स्पष्ट नहीं होती है, वरन एक विशेष ढंग से अप्रत्यक्ष एवं संकेतात्मक रूप में व्यक्त की जाती है। पोस्टर द्वारा किसी एक विचार को केंद्र मानकर भावनात्मक अपील की जाती है कि जो संदेश वह देखने वाले तक पहुंचाना चाहता है वह उस दर्शक के मस्तिष्क में ठीक अंकित हो जाए। तो इस तरीके से पोस्टर जो होते हैं वह भी आपके दृश्य सामग्री होती है और इस पे विभिन्न व्यक्तियों, स्थानों, घटनाओं के जो होते हैं वह चित्र बने होते हैं। अब इसके बाद देखिए तीसरा है खिलौने। तो बच्चों के मन में लुभाने तथा भावी जीवन के लिए उन्हें तैयार होने में सहायता करने वाली वस्तुएं ही खिलौने हैं। खिलौने बच्चों को जीवन कौशल प्रदान करती हैं। खिलौनों की सहायता से बच्चे की सीखने की क्रिया रोचक एवं सहज हो जाती है। इस प्रकार बहुत पुराने समय से होता आ रहा है। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा के लिए तो खिलौनों का महत्व और भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो आप मौखिक रूप से या लिखित रूप से बच्चों को नहीं सिखा पाओगे या सिखाने में आपको दिक्कत होगी, वह चीज आप खिलौनों के माध्यम से बहुत ही रोचक ढंग से बच्चों को सिखा पढ़ा सकते हो। तो इस तरीके से खिलौनों का जो इस्तेमाल है वह दृश्य सामग्री के रूप में किया जा सकता है। इसके बाद देखिए चौथा खेल। तो खेल बच्चों एवं वयस्कों सभी के लिए अच्छी लगने वाली क्रिया है। खेल बच्चों तथा वयस्कों सभी को अच्छी लगने वाली क्रिया है। इस क्रिया द्वारा व्यक्ति अपनी थकान दूर कर पुनः शक्ति का संचार करता है। मानसिक खेल खेलने पर शारीरिक शक्ति तथा शारीरिक खेल खेलने पर मानसिक शक्ति संचार होता है। खेल में कल्पना, अनुकरण, संक्रियता समावेश रहता है। वास्तव में खेल व्यक्ति की जन्मजात प्रवृत्ति है। तो इस तरीके से खेल का भी महत्वपूर्ण रोल है श्रव्य दृश्य सामग्रियों के
प्रयोग में और इनके वर्णन देखिए करना था। यहाँ पे 4 जो है वह वर्णन कर लिया। इसके बाद अगर आपको और भी रेडियो, दूरदर्शन, कंप्यूटर के बारे में वर्णन करना हो तो आप आसानी से कर सकते हो। किस तरीके से यह पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण में प्रयोग होता है। ठीक, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 है, रेडियो आधारित शिक्षण एवं सूचना सामग्री का वर्णन कीजिए। रेडियो पर आधारित शिक्षण एवं सूचना सामग्री का वर्णन। तो देखिए रेडियो के माध्यम से शिक्षण व सूचना निम्न प्रकार से प्राप्त की जाती है। देखिए शाब्दिक जो बोला जाता है, देखिए रेडियो पे आपने सुना होगा जैसे समाचार पढ़ते हैं लोग या फिर बोल के कुछ बताते हैं तो वो हो जाता है शाब्दिक। और दूसरा है देखिए वाद्य यंत्र और ध्वनि विधि। तो कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिसमें गीत संगीत होते हैं और उसके माध्यम से कुछ सूचनाएं, जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद देखिए होता है रूपक। रूपक क्या होता है? रूपक जो होता है वह भी एक रेडियो का ही कार्यक्रम होता है और इस जो यह एक रेडियो का प्रारूप है जिसमें जो होता है वह तथ्यों और सूचनाओं को रोचक ढंग से और नाटकीय ढंग से और मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो किसी भी, जैसे आपने देखा होगा नाटकीय रूपांतरण किया जाता है, वैसे ही एक कहानी की तरह, एक मनोरंजनात्मक कहानी के तौर पे कुछ चीजों को पेश किया जाता है, उसी को कहते हैं रूपक। ठीक है, तो ये भी एक विधा है रेडियो की। तो इस तरीके से रेडियो आधारित शिक्षण एवं सूचना सामग्री जो है वह प्रस्तुत की जाती है। देखिए शाब्दिक में क्या होता है, रेडियो का विकास ही शाब्दिक विधा से हुआ है जो शब्दों के माध्यम से सूचना एवं शिक्षण का कार्य करता है। इससे अंगांकित, इसमें जो विधाएं हैं वह आप यहाँ पे देख लीजिए। जैसे वार्ता हो गया, वार्ता किससे रिलेटेड, शिक्षा, कृषि, विज्ञान, साहित्य, समसामयिकी विषय, खेल आदि पे वार्ता। फिर रिपोर्ट तो शिक्षा, कृषि, विज्ञान, साहित्य, समसामयिकी, इन सभी पे रिपोर्ट। और रेडियो ब्रिज कार्यक्रम, तो ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए शाब्दिक। ठीक है, और इसी तरीके से वाद्य और रूपक को भी एक्सप्लेन आप कर सकते हैं चाहे तो। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 है, नेटवर्क में संचार को स्थापित करने के लिए किन्हीं 4 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। अब किसी भी नेटवर्क को स्थापित करने के लिए 4 चीजों की जो आवश्यकता होती है वो होता है, देखिए पहला तो ये हो गया प्रेषक। ठीक, दूसरा जो हो गया आपका वो हो गया माध्यम, तीसरा आपका प्राप्तकर्ता हो गया, और चौथा जो है वह इसकी कार्य विधि हो गई, भेजने और प्राप्त करने की। किस तरीके से आप सूचनाओं को भेजोगे, जो तरीका अपनाओगे उसे हम लोग कहते हैं भेजने और प्राप्त करने की कार्य विधि। तो प्रेषक हो गया जो भेजता है किसी सूचना को, जो भेजने वाला होता है उसे प्रेषक कहते हैं। और जिस माध्यम से यह सूचना प्राप्तकर्ता तक पहुंचती है, जो उस सूचना को प्राप्त करता है उसी को हम लोग कहते हैं माध्यम। और जिस विधि से यह भेजा और प्राप्त किया जाता है उसे कार्यविधि कहते हैं। तो ये 4 चीजें जो होती हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है किसी भी नेटवर्क को स्थापित करने में। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है, यूट्यूब से आप क्या समझते हैं। तो यूट्यूब एक वीडियो वेबसाइट होती है जिस पर कोई व्यक्ति वीडियो क्लिप डाल सकता है या डाले गए वीडियो क्लिप को देख सकता है, उसे किसी अन्य व्यक्ति को भेज सकता है। यूजर किसी भी वीडियो पर अपने कमेंट्स भी लिख सकता है। तो सबसे पहले तो YouTube के विषय में आप लिखेंगे, YouTube एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है, वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। ठीक, जहां पे कोई भी व्यक्ति अपने वीडियो को साझा कर सकता है और किन्हीं अन्य व्यक्तियों के द्वारा साझा की गई वीडियोस को देख सकता है, उन पे अपना विचार प्रस्तुत कर सकता है कमेंट के माध्यम से, और उन वीडियो को और लोगों तक पहुंचा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यूट्यूब के बारे में तो आप लिख ही लोगे। और यूट्यूब पे हर क्षेत्र से जुड़ी वीडियोस देखने को मिलती हैं, चाहे वह एंटरटेनमेंट का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, समाचार का क्षेत्र हो, या फिर
डॉक्यूमेंट्री का क्षेत्र हो, फिल्मों का क्षेत्र हो, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, टेलीनेट क्या है? टेलीनेट या टेलनेट, टेलनेट आपको लिखा मिलेगा या इंग्लिश में इस तरीके से लिखा मिलेगा टेलनेट, TELNET। टेलनेट क्या होता है यह यहाँ पे पूछा गया है। तो टेलनेट सिंपली देखिए, टेलनेट एक ऐसी सुविधा को कहते हैं जिसके द्वारा स्थानीय कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर कार्य एवं उसके संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए यूजर आईडी और पासवर्ड का होना आवश्यक है। अब कोई कंप्यूटर एक जगह स्थित है और दूसरा कंप्यूटर दूसरी जगह स्थित है और दोनों इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हैं और एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहता है। जैसे मान लेते हैं इस कंप्यूटर के पास प्रिंटर नहीं है तो वह प्रिंट करके दूसरे कंप्यूटर के पास प्रिंट कमांड भेजना चाहता है, तो यह टेलनेट एप्लीकेशन के माध्यम से संभव है। ठीक है, टेलनेट जो है यह एक ऐसा प्रोग्राम है, यह एक यूटिलिटी प्रोग्राम है। यूटिलिटी प्रोग्राम किसे बोलते हैं? जो प्रोग्राम कोई सुविधा प्रदान करता है, तो यह एक सुविधा प्रदान करता है। यह एक यूटिलिटी प्रोग्राम है जो यूजर के किसी अन्य कंप्यूटर में प्रवेश करा करके, जो यूजर को जो इस्तेमाल कर रहा है उसको किसी अन्य कंप्यूटर में प्रवेश करा करके उस होस्ट या दूरस्थ कंप्यूटर, रिमोट कंप्यूटर में उपलब्ध विभिन्न सेवाओं का उपयोग करने में अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, तो यह प्रोग्राम क्या करता है, किसी एक यूजर जो इसको इस्तेमाल कर रहा है इस प्रोग्राम को, उसके इसी प्रोग्राम के माध्यम से दूसरे कंप्यूटर को जो नेटवर्क से जुड़ा है उसमें यह सुविधा देता है उस कंप्यूटर की आज्ञा लेकर के। आईडी पासवर्ड की जो बात की गई है, यह उस कंप्यूटर से आज्ञा लेता है। ठीक है, मतलब वह कंप्यूटर चाहेगा तभी एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन यह सुविधा देना इस सॉफ्टवेयर का काम है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है, रियल टाइम कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रियल टाइम मतलब इस समय जो चल रहा हो, तो रियल टाइम कम्युनिकेशन तो दो अथवा दो से अधिक यूजर के मध्य सीधा संवाद स्थापित कर तत्काल सूचनाओं का आदान प्रदान रियल टाइम कम्युनिकेशन कहलाता है, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेली कॉन्फ्रेंसिंग। अब यहां से आप समझ पा रहे होंगे रियल टाइम कम्युनिकेशन क्या होता है, जो उस समय में चल रहा हो। जैसे मैं यहां से बोल रहा हूं तो आप इसी समय पे, जिस समय पे मैं बोल रहा हूं उसी समय पे अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो इसे क्या कहेंगे, रियल टाइम कम्युनिकेशन। लेकिन अब कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही हो, या जैसे कोरोना के टाइम में आपने देखा कि क्लासेस जो है वह ऑनलाइन कई एप्स के माध्यम से चलती थी और समय के हिसाब से चलती थी। जैसे 9 बजे क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी तो 9 बजे आप सभी लोग भी जुड़ जाते थे और टीचर पढ़ाना स्टार्ट कर देते थे। तो ये क्या होता था, ये रियल टाइम कम्युनिकेशन होता था जो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का रूप है। और इसके बाद देखिए, अगर टेलीफोन पे आप लोग कॉन्फ्रेंस में बात करते होंगे कई लोग, तो उससे क्या बोलते हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाता है रियल टाइम कम्युनिकेशन। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, किसी वीडियो शेयरिंग वेबसाइट के बारे में संक्षेप में लिखिए। अभी मैंने आपको बताया कि वीडियो शेयरिंग वेबसाइट कौन सी है, तो YouTube एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है जहां पर कोई भी व्यक्ति वीडियो क्लिप डाल सकता है या पहले से डाले गए वीडियो क्लिप को देख सकता है, डाउनलोड कर सकता है और एवं किसी अन्य को भेज सकता है और किसी वीडियो क्लिप पे अपने विचार लिख सकता है, उस वीडियो क्लिप को आगे अन्य लोगों तक शेयर कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें कर सकता है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, साइबर क्राइम क्या होता है? तो देखिए साइबर स्पेस में यानी कि ऑनलाइन साइबर स्पेस से किया गया कोई भी अपराध जिसमें कंप्यूटर या संचार नेटवर्क दोनों का प्रयोग किया गया हो, साइबर क्राइम कहलाता है। यथा हैकिंग, पैसों की चोरी, अवैध ईमेल भेजना, कंप्यूटर में वायरस डालना इत्यादि, यह क्या है, साइबर क्राइम है। अब देखिए ऑनलाइन किसी भी माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से किसी को धमकाना, किसी से बदतमीजी करना या कुछ ऐसा
व्यवहार करना जिससे लोग परेशान हों, किसी की हानि हो, ठीक। तो ये सारा चीज जो है, या किसी कंपनी की हानि हो, तो ये सारी चीजें कहलाती हैं साइबर क्राइम, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 12 है, कंप्यूटर आधारित शिक्षण तथा सूचना सामग्री का वर्णन कीजिए अथवा शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग है। कंप्यूटर आधारित शिक्षण एवं सूचना सामग्री का वर्णन कीजिए। कंप्यूटर पे आधारित जो शिक्षण होता है तथा सूचना सामग्री क्या होती है, इसका वर्णन करना है, या शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या उपयोग है यह बताना है। अब देखिए, कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण श्रव्य दृश्य साधन है। कंप्यूटर क्या है, एक, अगर हम शिक्षा के दृष्टि से देखें तो यह एक श्रव्य दृश्य साधन है, और कंप्यूटर सूचना प्राप्त करने एवं सूचना प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम है। कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा, चिकित्सा, बैंकिंग, सेना आदि में व्यापक रूप से किया जा रहा है। कंप्यूटर के प्रयोग से सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता आ गई है तथा इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। इसमें व्यक्ति अपने इच्छानुसार व आवश्यकता अनुसार सीख सकता है। कंप्यूटर पर काम करके विभिन्न जानकारियों को प्राप्त करने के संबंध में आपके क्या अनुभव हैं? इंटरनेट ने आपकी जानकारी के किन किन क्षेत्रों को प्रभावित किया है? वैसे तो कंप्यूटर द्वारा एकल मार्ग शिक्षण होता है, किंतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा छात्रों शिक्षकों के बीच परस्पर अंतर क्रिया करने के योग्य बनाता है। कंप्यूटर में ब्रांचिंग प्रोग्राम अध्ययन का प्रयोग करके एक ही समय में अनेक छात्रों को शिक्षा प्रदान की जा सकती है। इसमें विद्यार्थी अंतर क्रिया भी करता है। इसमें कंप्यूटर द्वारा प्रत्येक छात्र की जिज्ञासाओं का रिकॉर्ड रखा जाता है, किंतु निर्णय लिया जाता है कि किन की कौन कौन सी जानकारियां दी जाना उचित है। समस्त छात्रों की जिज्ञासा के आधार पर उत्तरों की श्रृंखला प्रस्तुत की जाती है। आवश्यकता अनुसार शिक्षार्थियों को पृष्ठ पोषण भी दिया जाता है। कंप्यूटर से विभिन्न छात्रों को व्यक्तिगत रूप से सहायता की जाती है। इसके अलावा शिक्षण के अधिक प्रभावी बनाने के लिए हम कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित रूप में कर सकते हैं। पहला है कंप्यूटर शिक्षण परिदृश्य निर्माण, दूसरा है ग्राफिक्स निर्माण, तीसरा है कार्टून मूवी निर्माण जिसे एनिमेशन बोलते हैं, और तीसरा है सूचनाओं का विश्लेषण, पांचवा है इंटरनेट द्वारा सूचनाएं व जानकारी प्राप्त करना, और छठवां है ईमेल। तो यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर आधारित शिक्षण तथा सूचना सामग्री और कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या कार्य है, यह आपको लिखना है। तो आप लिख सकते हैं पॉइंट्स में, कंप्यूटर जो है वह शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस है। पहला तो देखिए शिक्षण सामग्री के निर्माण में आप बोल सकते हैं, दूसरा शिक्षण कार्य में, तीसरा मूल्यांकन कार्य में, मतलब बच्चे को क्या पढ़ाना है उस सामग्री सिलेबस के निर्माण में कंप्यूटर का प्रयोग हो सकता है। दूसरा है शिक्षण में प्रयोग किया जा सकता है। शिक्षण में कैसे प्रयोग किया जा सकता है? बच्चों को कोई भी पाठ्यक्रम आप पढ़ा रहे हैं तो उसको श्रव्य दृश्य माध्यम से उसको आसानी से समझाया जा सकता है, और अगर बच्चा क्लास में नहीं है तो उसे कम्युनिकेशन के माध्यम से दूर स्थित बच्चे को भी पढ़ाया जा सकता है। और तीसरा है आपका शिक्षा के क्षेत्र में ही मूल्यांकन। बच्चे ने जैसे पढ़ लिया सिलेबस को, उसके बाद उसका टेस्ट लिया जा सकता है कंप्यूटर के माध्यम से और आसानी से मूल्यांकन किया जा सकता है। और उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में ही अभिभावकों से जुड़ा जा सकता है बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से अपने कॉपी में दर्शा सकते हैं एग्जाम टाइम में, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप समझ पा रहे होंगे इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे ढंग से। कंप्यूटर के ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। अब ये क्लास आपको पसंद आई है तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में आपको शेयर करना है। इस क्लास को कम से कम 5 मित्रों में शेयर करिए ताकि सभी लोग इसी तरीके से
इन क्लासेस का लाभ उठा पाएं और अच्छे ढंग से अपनी तैयारी को कर पाएं। आपको पता है बहुत ही कम समय में बहुत ही बेहतरीन ढंग से सारी चीजों को आसान से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल है बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस जो हैं वह आपको मिल पाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। अब देखिए, अगर आपको थर्ड सेमेस्टर की तैयारी कम समय में और बहुत ही बेहतरीन ढंग से करना है तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना है हमारा ऐप। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और सभी विषयों के पढ़ने का भी लिंक दिया गया है और सभी विषयों का पीडीएफ आपको चाहिए हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से जो हमने क्लासेस लिया है, राजन पवन सीरीज का पीडीएफ चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए और ये सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी हमारे थर्ड सेमेस्टर कोर्स में जो कि ऐप पे उपलब्ध है। वहां जाकर के एक नाम मात्र फीस से आप ये सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। वहां पे आपको मास्टर क्लास भी मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा वहां पे आपको। ठीक है, तो इस क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।